गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन ने पिछले वीडियो में बात करी थी C3 चक्कर की, जिसको अपन ने बोला था केल्विन बेंसन साइकिल, और उसका एक नाम और बोला था अपन CO2 फिक्सेशन, क्योंकि उसमें CO2 जो था वो ऐड हुआ था। तो अपन ने उसमें पहले तो उस थ्योरी की बात की थी, कितने एटीपी काम आते हैं, कैसे कौन कौन से जगह पर काम आते हैं, फिर अपन ने उसका फ्लो चार्ट बनाया था। आज अपन बात करने वाले हैं नेक्स्ट जो अपना चक्कर है उसकी, उसका नाम क्या है, हैच एंड स्लेट चक्कर, या इसका दूसरा नाम क्या है, C4 चक्कर। जैसे अपन ने बोला था C3 को C3 क्यों बोल रहे हो आप, वैसे ही यहाँ पर C4 को C4 क्यों बोल रहे हो आप। इसके पीछे जब C3 पढ़ा था तब बोला गया था, क्या बोला गया था कि उसमें बनने वाला पहला प्रथम स्थायी उत्पाद क्या होता है, 3 कार्बन का PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, इस कारण C3 बोला था। अब अगर मैं बात करूं C4 की, तो इसको C4 क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसमें पहला बनने वाला उत्पाद कितने कार्बन का होगा, 4 कार्बन का होगा। उसका नाम क्या होता है, तब आपको याद करना है, ऑक्जेलो एसिटिक एमल। यहाँ पर C4 के अंदर बनने वाला पहला प्रथम स्थायी उत्पाद 4 कार्बन का होता है, जिसको बोलते हैं ऑक्जेलो एसिटिक एमल। इस कारण इसको अपन क्या बोलते हैं, C4 चक्कर बोलते हैं। अब देखो, एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था कैप्रीलॉव नामक वैज्ञानिक ने 1960 में, आपको याद करना है, मक्का पर, और कोर्चाक नामक वैज्ञानिक ने गन्ने पर, तो आपको याद करना है, मक्का और गन्ना पर प्रयोग करते हुए कैप्रीलॉव और कोर्चाक ने समझाया किसको, C4 चक्कर। समझ गए बात को। तो कैप्रीलॉव ने 1960 में मक्का पर और कोर्चाक ने 1965 में गन्ने की पत्तियों पर प्रकाश संश्लेषण के अध्ययनों में देखा कि CO2 ग्रहण करने के बाद में पहला स्थायी उत्पाद क्या बनता है, 4 कार्बन वाला ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल बनता है। इस कारण इसको क्या बोल दिया, C4 चक्कर। देखो वहां पर अपने बात करते बोला था, जब CO2 रूबिस को RuBP15 बिसफॉस्फेट था, है ना, उसके साथ में ऐड होता है, तो पहला प्रथम स्थायी उत्पाद 3 कार्बन का PGA बना था। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं C4 चक्कर की, तो C4 चक्कर में वैज्ञानिक दो, पहला कैप्रीलॉव, दूसरा कोर्चाक। कैप्रीलॉव ने 1960 में मक्का पर प्रयोग किया, और कोर्चाक ने गन्ने की पत्तियों पर जब प्रकाश संश्लेषण को वो देख रहे थे, तब उनको दिखाई दिया कि CO2 को ग्रहण करने के बाद में इन दोनों पादपों की पत्तियों में पहला जो उत्पाद बनता है वो कितने कार्बन का बनता है, 4 कार्बन का, जिसको क्या बोलते हैं, ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल। तो ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल बनने के कारण इसको क्या बोल देते हैं, C4 चक्कर। तो एक नंबर क्वेश्चन है, C4 चक्कर में बनने वाला पहला प्रथम स्थायी उत्पाद क्या है, ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल। समझ गए बात को। फिर आपको ध्यान रखना है कि ये जो चक्कर है वो किन किन में होता है। तो एक बीजपत्री अगर पादप पूछूं तब मक्का, बाजरा, गन्ना और ज्वार, और इसके साथ में कुछ द्विबीजपत्री है, इंपॉर्टेंट याद रखना आपको, अमारैंथस और यूफोर्बिया। तो एक बीजपत्री में मक्का, बाजरा, गन्ना और ज्वार। अगर बात करूं मैं द्विबीजपत्री पादप की, तो उसमें है अमारैंथस और यूफोर्बिया के अंदर ये पाया जाता है। फिर एक काम की बात आती है, वो काम की बात क्या है कि जो C4 पादप है, मक्का, बाजरा, गन्ना, ज्वार, अमरैंथस, यूफोर्बिया, सब क्या है, C4 पादप है। इन पादपों में विशेष प्रकार की एनाटॉमी पाई जाती है कि पत्तियों के अंदर, और उसको क्या बोलते हैं, क्रेंज एनाटॉमी। 11th क्लास को याद करना, मैंने आपको लिखाया था कि C4 जो पादप होते हैं विशेष प्रकार की जो एनाटॉमी, उसको क्या बोलते हैं, क्रेंज एनाटॉमी या क्रेंज सारिकी। सेल वाला जो पार्ट था उसके अंदर लिखा था, मैंने आपको शायद याद किया, नोट्स को देखना, आप वीडियो का जो नोट्स लिखा है उसको ट्राई करना। तो आपको याद रखना है C4 प्लांट्स के अंदर क्रेंज सारिकी या क्रेंज एनाटॉमी पाई जाती है। अब देखो ये क्रेंज एनाटॉमी है क्या, C4 जो पादप है उनकी पत्तियों में 2 प्रकार की प्रकाश संश्लेषी कोशिकाएं होती है। एक को बोलते हैं पर्णमध्योत कोशिकाएं, पर्णमध्योत कोशिकाएं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको मेसोफिल सेल्स, और दूसरी होती है पूल आच्छादित कोशिकाएं, इंग्लिश में बोलते हैं बंडल सेल। तो देखो जो C4 पादप है उनकी पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण के लिए विशेष प्रकार की 2 कोशिकाएं होती है। पहली है पर्णमध्योत कोशिका, और दूसरी क्या है, पूल आच्छादित कोशिका, मेसोफिल सेल और बंडल सेल। याद रखना इस बात को, ये दोनों विशेष प्रकार की कोशिकाएं जो है इसको क्या बोलते हैं, क्रेंज एनाटॉमी बोलते हैं। समझ गए बात को। अब आपको याद रखना, जो पर्णमध्योत की कोशिकाएं हैं उनके अंदर जो हरित लवक है वो कैसे होंगे, छोटे होंगे, लेकिन ग्रेना बहुत बढ़िया होगा। ग्रेना सुविकसित परजेंट होता है इसके अंदर, किसके अंदर है, मेसोफिल सेल के अंदर। लेकिन अगर बात करूं मैं पूल आच्छादित कोशिकाओं की, तो इनमें हरित लवक तो बड़े होंगे बट ग्रेना इनमें नहीं होगा। तो याद रखने वाली बात है, पर्णमध्योत की कोशिकाओं में पाए जाने वाले हरित लवक छोटे लेकिन ग्रेना विकसित
अच्छे प्रकार के न होते हैं, जबकि फूलाछद कोशिकाएं जो होती है उनमें हृदय तो बड़े होते हैं और हृदय में क्या नहीं होता है, गिरना नहीं होता। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी, दोनों में एक एक एंजाइम होते हैं। तो पहला अगर बात करूं मैं पर्णमध्योक्ति में कौन सा एंजाइम होता है, पेपकेज एंजाइम, और अगर बात करूं फूलाछद उसमें कौन सा एंजाइम होता है, रुबिस्को एंजाइम। तो आपको याद रखना है पर्णमध्योक्ति में पेपकेज एंजाइम पाया जाता है और फूलाछद में रुबिस्को एंजाइम पाया जाता है। फिर एक बात आती है कि C3 और C4 पौधों में बढ़िया कौन सा है, तो बढ़िया होता है C4 पादप। क्यों होता है बढ़िया, क्योंकि C4 पादप में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। C4 पादप होते हैं उनके अंदर प्रकाश संश्लेषण बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उनमें क्या नहीं पाया जाता, प्रकाश संश्लेषण अपक्षरण होता है, प्रकाश संश्लेषण की वजह से हानि नहीं होती इसके अंदर। अब आगे बात करें अगर अपन कि ये क्वेश्चन आता है C4 पौधे के बारे में कि C3 से बढ़िया C4 क्यों है, क्वेश्चन क्या बोला मैंने, C3 की तुलना में C4 पादपों में प्रकाश संश्लेषण की दक्षता अधिक क्यों होती है। तब आपको याद रखना है C4 पौधे हैं, अगर कम CO2 मान लो तब भी अच्छा काम करेंगे, उच्च प्रकाश की तीव्रता में भी काम करते हैं, तापक्रम कम है तब भी काम करते हैं, जल अगर कम है तो भी, यानी कोई भी कंडीशन हो कम में भी ये अच्छा कर लेते हैं। अतः C3 पौधों की तुलना में ये ज्यादा विकसित और अनुकूलित होते हैं, साथ ही प्रकाश संश्लेषण इसमें नहीं होता। ये बात अभी बोली अपने C4 पौधों में क्या नहीं होता है, प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषण नहीं होता तो फिर हानि होगी नहीं ऊर्जा की, सीधी सी बात है। जो ऊर्जा काम आएगी केवल और केवल किसमें काम आएगी, भोजन बनाने में काम आती है, इसलिए दक्ष होता है। ये आपको अलग से रखना है। उसके बाद में काम की बात आती है कि C4 जो पादप है, जैसे अपन ने C3 की बात कर दी, C3 के अंदर सबसे पहला CO2 को पकड़ने वाला कौन था, तो मैंने बताया था आपको RUBP, रिबुलोज 1,5-bis फॉस्फेट। अगर यहां पर मैं बात करूं C4 पौधों में सबसे पहले CO2 को कौन ग्रहण करेगा, तब आपको याद रखना है CO2 का प्रथम ग्रहण क्या होता है, 3 कार्बन का PB, फॉस्फोइनोल पाइरूवेट। इस बात को याद रखना कि C4 पौधों में सबसे पहले CO2 को कौन पकड़ेगा, कौन पकड़ेगा, 3 कार्बन का PB फॉस्फोइनोल पाइरूवेट पकड़ेगा, ठीक है। और प्रथम कार्बोक्सिलेशन मतलब पहली बार CO2 को पकड़ कौन रहा है, बात को समझना, पहले बार CO2 को पकड़ रहा है फॉस्फोइनोल पाइरूवेट, पकड़ लिया। CO2 को पकड़ना मतलब क्या हो गया, कार्बोक्सिलेशन। अपन ने बोला ये स्त्रीगण CO2 का CO2 फिक्सेशन, कार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 जुड़ रही है, तो ये काम होगा कहां पर, आपको याद रखना है पर्णमध्योक्ति कोशिकाओं में होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ गए। अब अपने आप नहीं होगा, वहां पर जैसे रुबिस्को ने काम करते हैं, यहां पर कौन काम करेगा, एक एंजाइम उसका नाम है पेपकेज एंजाइम, ये आपको याद रखना है, समझ गए। जबकि जो फूलाछद कोशिकाएं हैं उनमें दूसरा कार्बोक्सिलेशन दूसरी बार जुड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी उपस्थिति में, रुबिस्को की उपस्थिति में, समझ गए। अब C3 चक्कर चलता है, अर्थात C4 पौधों में दोहरे चक्कर C3 भी चल रहा है और C4। एक बात को समझना आप, अभी इस लाइन में बोला क्या है अच्छे से क्लियर करना है। देखो ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि जो C4 चक्कर है उसमें सबसे पहला जो CO2 आएगा वो कहां आएगा, पर्णमध्योक्ति कोशिका में आएगा। ये जो बात बोल रहा है वो क्या बोल रहा है कि सबसे पहले CO2 कहां आता है, पर्णमध्योक्ति कोशिका में आता है। और पर्णमध्योक्ति कोशिका में एंजाइम कौन सा होता है, पेपकेज एंजाइम होता है। बात को समझना, पेपकेज एंजाइम पर्णमध्योक्ति कोशिका में है, CO2 कहां आया, पर्णमध्योक्ति कोशिका में आया, और सबसे पहले किसके साथ में जुड़ा, फॉस्फोइनोल पाइरूवेट के साथ में जुड़ा। तो फॉस्फोइनोल पाइरूवेट के साथ में पेपकेज एंजाइम की उपस्थिति में पर्णमध्योक्ति कोशिका में कौन जुड़ा है, पहली बार CO2 ऐड हुआ है, और इसके ऐड होते ही यहाँ पर क्या बन जाता है, 4 कार्बन का ऑक्सोलोएसिटिक अम्ल बन जाता है। फिर क्या बोल रहा है कि ये ऑक्सोलोएसिटिक आगे जाएगा कहां पर, फूलाछद कोशिका में जाएगा, और फूलाछद कोशिका में कौन सा एंजाइम होता है, रुबिस्को एंजाइम होता है। फिर दोबारा यहाँ CO2 ऐड होगी और क्या चलेगा, C3 चक्कर जिसके अपन पूरी डिटेल पढ़ चुके हैं, फिर वापस ये स्टार्ट। तो ऐसे काम होता है, इस चक्र को पूरा तरीके से समझेंगे अपन इसके बाद में। फिर जैसे वहां पर आपने याद करता है ATP, C3 में पहले ATP बोला था कितना, 18 ATP तो सीधे यूज हो रहे हैं और 12 NADPH यूज हो रहे थे, तो अपन ने बोला था 54 ATP काम आ रहे हैं। अगर C4 की बात करें तो C4 के अंदर बोलता है कि एक ग्लूकोज बनाने के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए आपको, 12 NADPH2, 12 NADPH का मतलब कितना हो गया, 36 ATP, और 30 ATP आपको अलग से चाहिए। तो यहाँ पर कितनी होगी टोटल, 66 ATP C4 चक्र में अपने को चाहिए। दोबारा देख लीजिए एक बार, अब आपकी थ्योरी याद होगी तो आपके चक्कर समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा।
सबसे पहले हेचेंस चक्कर जो है उसको C4 चक्कर क्यों बोलते हैं? कैब्रिलोव और कोर्साक दो वैज्ञानिक थे। कैब्रिलोव ने मक्का पर प्रयोग किया, कोर्साक ने गन्ने पर प्रयोग किया। उसने 1907 में, उसने 5 साल बाद में। दोनों ने देखा कि जो प्रकाश संश्लेषण हो रहा है उस टाइम CO2 को ग्रहण करने के बाद में पादप में 4 कार्बन का उत्पादन होता है, उसको बोलते हैं ऑक्सोएसिटिक अम्ल। इस कारण इसको बोल दिया C4 चक्कर। फिर बोला कि ये किस किस में होता था? अगर एक बीजपत्री की बात करें, मक्का, बाजरा, गन्ना, ज्वार में होता है। अमरैंथस और यूफोर्बिया में क्या है? द्विबीजपत्री है। फिर इसमें खास बात होती है C4 पौधों में क्रेंज एनाटोमी पाई जाती है, यानी पर्णमध्योतक कोशिका और पूल आच्छादित कोशिका, दो प्रकार की कोशिका होती है, जिनमें पर्णमध्योतक में एंजाइम होता है पेप्टेस और पूल आच्छादित में एंजाइम होता है रुबिस्को। पर्णमध्योतक का हरितलवक होता है कैसा? छोटा है, लेकिन घृणा उसमें अच्छा होता है, जबकि पूल आच्छादित में हरितलवक बड़ा होता है, घृणा काम का ही होता ही नहीं है। आगे बात करता है C4 पादप बढ़िया होते हैं, किसमें? प्रकाश संश्लेषण, यानी ज्यादा भोजन बनाएंगे। क्यों? क्योंकि उनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं। तो इसी बात पर एक क्वेश्चन होता है कि C3 की तुलना में C4 बेस्ट क्यों है? तो क्योंकि C4 जो है वो कम सांद्रता, CO2 है, ज्यादा प्रकाश हो, तापमान कम है, जल नहीं तो भी अच्छा काम करते हैं। C3 में ऐसा नहीं होता है, इसलिए ये ज्यादा बेस्ट है। उसके बाद में C4 पौधों में सबसे पहले CO2 को ग्रहण करने वाला पदार्थ कौन है? फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, 3 कार्बन का। उसके बाद में प्रथम कार्बोक्सिलेशन कहां होता है? पर्णमध्योतक कोशिकाओं में होता है, पेप्टेज एंजाइम की उपस्थिति में। फिर दूसरा कहां होता है? पूल आच्छादित कोशिका में होता है, किसकी उपस्थिति में? रुबिस्को एंजाइम की उपस्थिति में। उसके बाद में C4 जो पौधे हैं उनमें एक अणु ग्लूकोज के लिए कितने टिप चाहिए? 66 चाहिए। कैसे मिलेंगे अपन देखेंगे जस्ट आगे जो अपना आएगा उसके अंदर, ध्यान से समझो इसको। अब देखो अपन पढ़ेंगे जो अपना C4 चक्कर है उसका डायग्राम जो रिप्रेजेंट है वो कैसे होता है, उसका आरेख कैसे बनेगा। जैसे अपने C3 के अंदर बात की थी कैसे ग्लूकोज बनता है, कितने टीपी कैसे काम आते हैं, वैसे यहाँ पर अपन पढ़ेंगे C4 चक्कर के बारे में। मेन आता है इंपॉर्टेंट C3 है, बट C4 को भी आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, C4 को पढ़ने से पहले आपको याद होना चाहिए, क्या याद होना चाहिए कि C4 जो पादप है उनमें क्या पाई जाती है? क्रेंज एनाटोमी पाई जाती है। क्रेंज एनाटोमी का मतलब क्या हुआ? इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं होती है, एक तो होती है पर्णमध्योतक कोशिकाएं, एक होती है पूल आच्छादित कोशिकाएं। ठीक है, उसके बाद में पर्णमध्योतक में कौन सा एंजाइम होता है? पेप्टेज एंजाइम होता है, जबकि पूल आच्छादित में कौन सा एंजाइम होता है? रुबिस्को एंजाइम होता है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब देखो स्टेप बाय स्टेप अपन समझते हैं इस चीज को कैसे होगा। देखो इसमें आपके पास में दो प्रकार की कोशिकाएं हैं। इसके अंदर ये जो पूरा है, पूरा ये कहां हो रहा है काम? हरितलवक। कहां हो रहा है? हरितलवक। जो पादप है उसकी जो पत्ती है उसमें प्रकाश संश्लेषण को अपन पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में अपन ने पढ़ा था प्रकाशिक अभिक्रिया और अप्रकाशिक अभिक्रिया। तो अपन ने प्रकाशिक में बात करी थी, सिर्फ क्या बनती है? ऊर्जा, जो किससे बनी थी? PS फर्स्ट और PS सेकंड से, ATP और NADPH2 के रूप में। अब अपन बात कर रहे हैं अप्रकाशिक अभिक्रिया की, जिसमें अपन ने सबसे पहला पढ़ा C3 चक्कर, जिसमें ग्लूकोज बढ़ गया ऊर्जा काम आके। अब अपन क्या पढ़ रहे हैं? C4 चक्कर। जब C4 चक्कर की बात करेंगे तब अपन देखेंगे कि क्या होता है। तो C4 चक्कर की अगर मैं बात करूं कि C4 चक्कर है उसमें कैसे होगा काम, देखो C4 जो चक्कर है उसको पढ़ेंगे अपन। C4 चक्कर के अंदर सबसे पहली बात, सबसे पहला काम क्या होगा? वायुमंडल से CO2 आएगी, पहला काम। तो वायुमंडल से जो CO2 आ रही है वो वायुमंडल से CO2 उसका क्या होगा? यहाँ पर कार्बोक्सिलेशन, मतलब कार्बन जुड़ जाएगा इसका। तो देखो आपने पीछे बोला भी, लिखा भी है कि सबसे पहला कार्बन CO2 फिक्सेशन या कार्बोक्सिलेशन कौन सी कोशिका में होता है? पर्णमध्योतक कोशिका में होता है। कौन से एंजाइम की उपस्थिति में होता है? पेप्टेज एंजाइम की उपस्थिति में होता है। और सबसे पहले CO2 को ग्रहण करने वाला 3 कार्बन का क्या होता है? फॉस्फोइनोल पाइरुवेट होता है। सब क्वेश्चन है सारे के सारे कि सबसे पहले आने वाला CO2 कौन पकड़ेगा? फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, जो कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का है। कहां पर है? पर्णमध्योतक कोशिका में। कौन से एंजाइम की उपस्थिति में जुड़ेगा? पेप्टेज एंजाइम की उपस्थिति में जुड़ेगा। तो पेप्टेज एंजाइम की उपस्थिति में पर्णमध्योतक कोशिका में सबसे पहला CO2 आके जुड़ जाएगा किसके साथ में? फॉस्फोइनोल पाइरुवेट के साथ में जुड़ जाएगा और 4 कार्बन का पहला इसका उत्पाद क्या बना लेता है? ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बना लेता है। काम की बात कि C4 पौधे में सबसे पहला कार्बन इसका उत्पाद 4 कार्बन का बनता है, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। समझ गई बात को? फिर ये ऑक्सैलोएसिटिक एसिड इसी पर्णमध्योतक कोशिका में चेंज हो जाता है, किसमें? 4 कार्बन के मेलेट के अंदर चेंज हो जाता है। इस टाइम NADPH2 बने
जाता है। समझ गए? उसके बाद में जो मेलेट है वो मेलेट दूसरी कोशिका में जाता है। दूसरी कोशिका कौन है? फूल आच्छादित कोशिका है। तो मेलेट आगे कहां आ गया? फूल आच्छादित कोशिका में आ गया। फूल आच्छादित कोशिका में मेलेट आने के बाद में क्या होता है? इस मेलेट से 4 कार्बन का है, एक CO2 बाहर निकल जाती है। एक CO2 बाहर निकल के शर्करा बनती है। कैसे बनती है? अपन ने पढ़ा, देखो ये CO2 बाहर निकल गई, मान लो कहां पर? फूल आच्छादित कोशिका में। और फूल आच्छादित कोशिका में कौन सा एंजाइम होता है? रुबिस्को एंजाइम। ये बात अपन पढ़ चुके हैं ना। अब देखो जो CO2 आई है ये जुड़ता है किसके साथ में? RuBP के साथ में, जो अपन ने पढ़ रखा है। और RuBP के साथ में जुड़कर यहां बनता है सबसे पहला स्थायी उत्पाद PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। उसके बाद में क्या होता है? अपचयन, रीजनरेशन, बाद में वापस यही। तो ये अपन ने क्या पढ़ रखा है? C3। एक चीज समझ में आती है, C4 पौधों के अंदर, किसमें? C4 पौधों के अंदर C3 भी चलता है। बहुत अच्छी बात है, इसको ध्यान रखना आपको। तो C4 पौधे के अंदर क्या चलता है? साथ साथ में C3 भी। कैसे भाई? मेलेट जो पर्णमध्य की कोशिका में था 4 कार्बन का, जैसे ही वो किसमें आया? फूल आच्छादित कोशिका में आया। तो फूल आच्छादित कोशिका में कौन सा एंजाइम है? रुबिस्को एंजाइम। इस मेलेट से जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या चला देगी? C3 चक्कर चला देगी। और C3 चक्कर अपन पढ़ चुके हैं। तो C3 चक्कर से क्या बनता है? शर्करा रूपी ग्लूकोज बनता है। ये शर्करा बढ़ गई यहां पर, समझ गए? अब देखो एक कार्बन निकलने के बाद कितना बचा? 3। और वो 3 कार्बन में क्या होता है? पाइरुवेट होता है 3 कार्बन का। यहां भी एक NADPH2 फॉर्मेशन हो जाता है। ये पाइरुवेट जो है, फिर इस पाइरुवेट का वापस जो पाइरुवेट 3 कार्बन का बना है, ये वापस जाएगा किस कोशिका में? पर्णमध्य कोशिका में। जब से ही वापस पर्णमध्य कोशिका में जाएगा, यहां पर एक ATP का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है? तो जैसे ही पाइरुवेट ऊपर वापस जाएगा पर्णमध्य कोशिका में, वो किस में चल जाएगा? वापस PP फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में। और फिर वापस ये चक्कर चलता रहता है। तो इस प्रकार एक ग्लूकोज तो बनता है कहां पर? फूल आच्छादित कोशिकाओं में। समझ गए ना? मेन चीज क्या है? मेन चीज यही है कि C4 जो पौधे हैं वो ग्लूकोज का फॉर्मेशन एक्चुअली किससे कर रहे हैं? C3 चक्कर को चलाकर ही कर रहे हैं ना। लेकिन ये C3 चक्कर 2 कोशिकाओं से गुजरकर संपन्न हो रहा है। यानी सबसे पहले आने वाला वायुमंडल जो CO2 है वो पेप्टेज एंजाइम की उपस्थिति में फूल पर्णमध्य की कोशिकाओं में क्या बनाएगा? 4 कार्बन का ऑक्सो एसिटिक एसिड बनाएगा, जो किसके साथ जुड़ती है? CO2 फॉस्फोइनोल पाइरुवेट के साथ जुड़ती है। फिर ये ऑक्सो एसिटिक एसिड चलता है मेलेट में, फिर वो मेलेट आता है नीचे वाली फूल आच्छादित में, और फूल आच्छादित में आके इस मेलेट से कार्बन डाइऑक्साइड अलग होकर C3 चलाएगी और क्या बनाएगा? ग्लूकोज ही अपने को चाहिए। मेन चीज अपनी यही है। फिर वापस ये मेलेट 3 कार्बन का पाइरुवेट में चेंज होके वापस किस में चेंज जाएगा? फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में चेंज हो जाएगा। और बार-बार ये चक्कर चलेगा और बार-बार क्या बनेगी? शर्करा। समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात है सीधा ग्लूकोज कहीं नहीं बन रहा है। जो चीज आई है, चीज बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड आई, वो सबसे पहले किसके साथ जुड़ी है? फॉस्फोइनोल पाइरुवेट के साथ में जुड़ी है। कहां जुड़ी है? पर्णमध्य की कोशिकाओं में जुड़ी है। कौन से एंजाइम की उपस्थिति में? पेप्टेज एंजाइम की उपस्थिति में। और सबसे पहला प्रथम उसका उत्पाद क्या बनाया? ऑक्सो एसिटिक एसिड। तो C4 पौधों के अंदर पहला इसका उत्पाद 4 कार्बन का ऑक्सो एसिटिक एसिड होता है। और ये ऑक्सो एसिटिक एसिड जो है वो मेलेट में चेंज होकर नीचे वाली फूल आच्छादित में आता है और इससे CO2 अलग निकल चला लेगी, C3 चक्कर चला लेगी और उससे क्या बनता है? ग्लूकोज जो पूरा पढ़ चुके हैं पीछे वाले वीडियो में आप देख सकते हो। फिर वापस जो एक कार्बन निकलने के बाद 3 कार्बन का पाइरुवेट बनता है, वापस जाएगा ऊपर वाली किसमें? पर्णमध्य में, और वापस ये चक्कर चल जाएगा। इसमें आपकी जो ATP और NADPH2 है, इनका इतना बड़ा रोल नहीं है। बोर्ड में आपको ये इतना बड़ा रोल नहीं, अगर आप डायग्राम में रिप्रेजेंट सही कर देते हो तो ये नहीं लिखते तो भी कोई बात नहीं है। लेकिन आपको याद क्या रखना है कि जो C4 चक्कर है उसमें कितनी ऊर्जा काम आती है? तो 12 NADPH2 और 30 ATP काम आते हैं। 12 NADPH2 का मतलब क्या हो गया? 36 ATP, और 30 ATP सीधे सीधे काम आ जाते हैं। यानी टोटल 66 ATP काम आती है। एक चीज समझने वाली क्या है? वो ये है कि अपन पढ़ चुके हैं C4 के अंदर कितने ATP काम आते हैं? 54 ATP। तो 54 तो यही काम आ रहे हैं, बाकी कितने बचे? 12। तो 12 ATP एक्स्ट्रा ऐड होते हैं यहाँ पर, और क्या हुआ है? 66 ATP यूज होते हैं। तो ये आपको ढंग से रखना है इसको अच्छी तरीके से। C3 C4 का अपन बात कर चुके हैं। अब अपन आगे बात करेंगे किसकी? कैंप साइकिल की, जो मैंने आपको बता रखा है। कैंप साइकिल, क्रेसुलियन एसिड मेटाबॉलिज्म, इसकी अपन चर्चा करेंगे आगे। तो एक एक चीज को ढंग से समझना है आपको। ठीक।
अब देखो आगे अपन दो टॉपिक और बचे अपने चैप्टर में, एक तो है केम साइकिल,